नमस्कार। समुद्र में जहाजों के सुरक्षित सफर के लिए कई नियम हैं जिन्हें हम कीओल रिग्स कहते हैं। आज हम इनमें से एक खास नियम रूल 24 पर बात करेंगे। ये नियम जहाजों के टोइंग यानी खींचने और पुशिंग यानी धकेलने से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये काफी अहम नियम है। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स हैं जिन्हें उन्होंने एआई की मदद से सरल हिंदी में तैयार किया है। ये नियम इतने जरूरी क्यों है? सुनने में आता है कि टोइंग के हादसों में अक्सर ये लाइट्स और सिग्नल्स की गड़बड़ी ही वजह होती है। सही बात है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये समुद्र में आप कह सकते हैं एक तरह की भाषा है, कम्युनिकेशन का तरीका है। हाँ, ताकि पता चले कौन क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। रूल 24 साफ करता है कि टोइंग या पुशिंग वाले जहाज को कैसे पहचानना है ताकि बाकी जहाज सावधान रहें। तो चलिए कैप्टन चौहान के नोट्स के हिसाब से देखते हैं। शुरुआत रूल 24A से करते हैं। टो करने वाले मतलब खींचने वाले जहाज की लाइट्स रात में क्या दिखाना होता है? देखिए, जो जहाज खींच रहा है उसे अपनी नॉर्मल नेविगेशन लाइट्स तो दिखानी ही हैं। साइड लाइट, स्टर्न लाइट। अच्छा, हरी, लाल और पीछे की सफेद बत्ती। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो खास पहचान है वो है मस्तूल पर मतलब मास्ट पर एक के ऊपर एक दो सफेद लाइट्स। ये दो वर्टिकल लाइट्स। अच्छा, ये दो वर्टिकल लाइट सिग्नल हैं कि ये टोइंग कर रहा है। जी, और ये भी कि शायद वो आसानी से रास्ता नहीं बदल सकता, उसकी मैनूवरिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है। समझ गई। और अगर टो की लंबाई मतलब खींचने वाले और खींचे जाने वाले के बीच की दूरी 200 मीटर से ज्यादा हो तब कुछ अलग है? हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टो 200 मीटर से ज्यादा लंबा है तो दिन के समय एक काले हीरे जैसी शेप मतलब डायमंड शेप दिखानी पड़ती है, खींचने वाले को भी और खींचे जाने वाले ऑब्जेक्ट को भी। दिन में डायमंड शेप, ओके। और रात में? रात में जो टो करने वाला जहाज है उसे मस्तूल पर 2 की बजाय 3 सफेद लाइट्स दिखानी होती हैं, एक के ऊपर एक। 3 लाइट्स, ठीक है। हाँ, और नोट्स में 24G और H का भी जिक्र है। वो खास हालात के लिए हैं, जैसे कोई ऐसी चीज खींच रहे हो जो कम दिखती हो या पानी में आधी डूबी हो, तब शायद और लाइट्स लगानी पड़ती हैं। ये तो हुई खींचने की बात। नोट्स में पुशिंग मतलब धकेलने वाले जहाजों का भी जिक्र है रूल 24B और C में, और जिसे रास्ता देना है यानी गिव वे वेसल, उसकी जिम्मेदारियों का भी। पुशिंग में क्या मुख्य बात है? पुशिंग में अगर जहाज और जिसे वो धकेल रहा है वो एक यूनिट की तरह जुड़े हुए हैं एकदम सख्ती से, तो उन्हें एक नॉर्मल पावर ड्रिवन वेसल जैसी लाइट्स दिखानी होती हैं। अच्छा, मतलब जैसे वो एक ही जहाज हो। बिल्कुल। और जो गिरवे वेसल है जिसे रास्ता देना है, उसकी जिम्मेदारी तो हमेशा ही अहम है। सेफ स्पीड रखना, टाइम पर एक्शन लेना ताकि टक्कर ना हो। जैसे कि सही दिशा में मुड़ना। हाँ, जैसे आमने सामने आ रहे हों तो दोनों अपने स्टारबोर्ड यानी दाईं ओर मुड़ें, ये रूल 14 कहता है। डीजी शिपिंग की गाइडलाइंस भी सेफ स्पीड पर बहुत जोर देती हैं टोइंग के वक्त। नोट्स में MAIB रिपोर्ट्स का भी जिक्र है, मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। उन्होंने क्या पाया है? हाँ, उनका जिक्र जरूरी है। एक बहुत कॉमन और खतरनाक गलती जो रिपोर्ट्स में दिखी है वो ये है कि कई बार टो करने वाले जहाज साइड लाइट्स ही नहीं दिखाते। अरे, साइड लाइट्स नहीं? इससे तो दिशा का अंदाजा ही नहीं लगेगा ठीक से। बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है दूसरे जहाजों को। ये काफी गंभीर बात है। क्या इसका कोई असल उदाहरण भी दिया है कैप्टन चौहान ने, जैसे वो रॉयल ओक हादसा? हाँ, रॉयल ओक वाला केस जो 2018 में हुआ था वो बिल्कुल यही दिखाता है। एक टग बोट थी MV सीफेरर, वो एक बड़े बार्ज को खींच रही थी। टो लाइन 200 मीटर से लंबी थी। ओके। दिन में ना टग ने ना बार्ज ने वो जरूरी डायमंड शेप दिखाया और रात में भी जरूरी सिग्नल्स नहीं थे। हुआ ये कि एक दूसरा जहाज SS कैरबो अंधेरे में उस टो लाइन को देख नहीं पाया और उससे टकरा गया। बहुत दुखद हादसा था वो। बाप रे, ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि नियम फॉलो न करने का क्या नतीजा हो सकता है। बिल्कुल, रूल 24 का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है ये इस हादसे से साफ पता चलता है। नोट्स में जूनियर ऑफिसर्स के लिए भी कुछ टिप्स हैं शायद? हाँ हैं, जैसे कि हर वॉच या शिफ्ट शुरू करने से पहले लाइट्स और शेप्स की एक चेकलिस्ट बना लेना। हाँ, ये अच्छी आदत है। बिल्कुल।
और टो लाइन की लंबाई कंफर्म करना, अगर वो 200 मीटर से ज्यादा है तो पक्का करना कि दिन में डायमंड शेप लगा है या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें बड़े हादसों को रोक सकती हैं। तो कैप्टन चौहान के नोट से ये बात तो एकदम साफ है कि रूल 24 सिर्फ लाइट जलाने या शेप दिखाने का नियम नहीं है। ये असल में समुद्र में एक सेफ्टी कल्चर या सुरक्षा की सोच बनाने की बात है। सही कहा। सही सिग्नल देना आपकी अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए, जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी। और हाँ, एक बात और, हमारी ये बातचीत सिर्फ जानकारी के लिए है। असली नेविगेशन में हमेशा IMO के ऑफिशियल रेगुलेशंस, अपनी कंपनी की पॉलिसी और लोकल अथॉरिटी जैसे DG शिपिंग के नियमों का ही पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि आजकल जहाज़ों पर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, तो क्या हम इन बेसिक विजुअल सिग्नल्स और नियमों पर, मतलब इन लाइट्स और शेप्स पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना देना चाहिए, या कहीं हम टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर तो नहीं होते जा रहे? ये सोचने वाली बात है। बहुत वैलिड पॉइंट है। स्वागत है। आज हम समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। ये हादसा हुआ था 2003 में डोवर स्ट्रेट में MV ताही हेड टग बोट के साथ, और ये दिखाता है कि कैसे समुद्री टक्करों को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय नियम, मतलब कोलरेक्स, खासकर नियम 24 जो टोइंग से जुड़ा है, उसकी अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें न सिर्फ टग बोट डूबा बल्कि 3 क्रू मेंबर्स की जान भी चली गई और काफी तेल भी समुद्र में फैला था। हाँ, और आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारी बातचीत का आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का विश्लेषण, जिसमें उन्होंने AI की मदद भी ली है, और साथ ही UK MAIB और IMO की रिपोर्ट्स भी हैं। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि असल में कहाँ गड़बड़ हुई और हम इससे क्या सीख सकते हैं। जरूर, तो शुरू करते हैं कि हुआ क्या था। हाँ, बताइए। देखिए, ये बात है 15 दिसंबर 2003 की रात की। डोवर स्ट्रेट, जो कि काफी व्यस्त समुद्री रास्ता है, वहां MV ताहे टगबोट एक डूबे हुए क्रेन बार्ज को खींच रहा था, और टोलाइन, मतलब जो रस्सी थी, वो करीब 150 मीटर लंबी थी। 150 मीटर? यहीं पर देखिए कोलरेक्स का नियम 24G बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, क्या कहता है ये नियम? ये नियम साफ कहता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज खींच रहे हैं जो ठीक से दिख नहीं रही, जैसे कि कोई आधा डूबा हुआ ऑब्जेक्ट या बाज, तो उस पर मतलब खास तरह की लाइट्स लगानी पड़ती हैं। लेकिन ताहे ने उस डूबे हुए बाज पर सिर्फ बस एक सफेद लाइट लगा रखी थी। सिर्फ एक लाइट, और वो भी डूबे हुए बाज पे? हाँ, बिल्कुल। तो इसी एक लाइट ने सारा कंफ्यूजन पैदा किया होगा, है ना? एग्जैक्टली, वही हुआ। एक तेज रफ्तार कंटेनर जहाज आ रहा था, MV ग्लोबल कैरियर, करीब 18 नॉट की स्पीड से। उन्होंने वो अकेली सफेद लाइट देखी तो उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी मछली पकड़ने वाली नाव होगी। ओह, उन्होंने सोचा ही नहीं कि उसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, या एक लंबी टो लाइन? शायद नहीं, उनको टगबोट्स तो दिख गया था, लेकिन बार्ज की सिर्फ एक लाइट से उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में वो 150 मीटर लंबी, लगभग ना दिखने वाली टो लाइन भी है। और जब तक उन्हें असलियत का पता चला, खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब कंटेनर शिप का जो प्रोपेलर था वो सीधा जाकर टो लाइन में फंस गया, बुरी तरह से। बाप रे। और फिर जबरदस्त खिंचाव पड़ा टगबोट पर। ताइहे अपना संतुलन खो बैठा, पलट गया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही डूब गया। 5 मिनट में? और 3 जानें चली गईं? हाँ, 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। तो जाहिर है जांच हुई होगी। क्या निकला जांच में? जांच में साफ तौर पर यही निकला कि नियम 24G का उल्लंघन ही इस दुर्घटना का मुख्य कारण था। नियम ये कहता है कि अगर खींचा जा रहा ऑब्जेक्ट 25 मीटर से कम चौड़ा है तो आगे और पीछे एक सफेद लाइट लगानी होती है। अच्छा। और अगर वो 25 मीटर से ज्यादा चौड़ा है तो साइडों में, मतलब किनारों पर भी अतिरिक्त लाइट्स लगानी जरूरी हैं। और ताइहे के मामले में? ताइहे के मामले में बार्ज पर नियमानुसार लाइट्स थी ही नहीं, सिर्फ वो एक अकेली लाइट। तो ये इतनी छोटी सी लगने वाली चूक अंधेरे में और इतने व्यस्त रास्ते पर जानलेवा बन गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नियमों की जानकारी न होना या फिर उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज करना, दोनों ही कितने भयानक हो सकते हैं। सही कहा। आपकी ये गलती दूसरे जहाज के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, खासकर ऐसे बिजी शिपिंग लाइंस में। हाँ, और यहीं से हमें सीधे सबक मिलते हैं। सबसे पहले जूनियर अधिकारियों के लिए। उनके लिए क्या सबक? उनके लिए सबसे जरूरी है कि हर टोइंग ऑपरेशन से पहले
एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें, आदत डालें इसकी। टोल लाइन की लंबाई चेक करें, अगर 200 मीटर से ज़्यादा है तो दिन में डायमंड शेप लगाना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट की चौड़ाई देखें, 25 मीटर से ज़्यादा है तो रात में अतिरिक्त लाइट्स लगानी है। और लाइट्स की विजिबिलिटी मतलब वो कितनी दूर से दिखनी चाहिए, कम से कम 3 नॉटिकल मील। ये सब पक्का करें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये सेफ्टी के टूल हैं। ये तो हुई है जूनियर अफसरों के बात, और सीनियर अधिकारियां मैनेजमेंट लेवल पर क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, उनके लिए MIB और DG शिपिंग की सिफारिशें बहुत साफ है। पहला, हर टोइंग ऑपरेशन से पहले पूरी टीम के साथ बैठकर एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट। हाँ। दूसरा, रात में लाइट्स लगाने की प्रैक्टिस करना, मतलब नाइट ड्रिल्स को गंभीरता से लेना, ये नहीं कि बस कागज पर कर दिया। और तीसरा, जहां तक हो सके ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि मानवीय भूल की गुंजाइश कम से कम हो। हाँ, टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव सेफ्टी कल्चर बनाने की बात है कंपनी में। तो कुल मिलाके बात साफ है, कोलरैक्स जैसे नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में समुद्र में जानें बचाते हैं। और ताई है जैसी घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि समुद्री काम में वो चलता है वाला एटीट्यूड या शॉर्टकट लेना कितना भारी पड़ सकता है। सही कहा। और एक बात और सोचने वाली है यहाँ, टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स मददगार जरूर हैं, लेकिन नियमों की गहरी समझ, हर हाल में सावधानी बरतना और किसी भी ऑपरेशन से पहले ठीक से प्लानिंग करना, इसका कोई विकल्प नहीं है। तकनीक अपनी जगह है, पर इंसान की सतर्कता, उसका जजमेंट, वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही। और सुनने वालों के लिए एक जरूरी बात, ये चर्चा सिर्फ जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। वास्तविक समुद्री परिचालन या नेविगेशन के लिए हमेशा IMO के आधिकारिक दस्तावेज, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और DG शिपिंग के ताज़ा निर्देशों का ही पालन करें। सुरक्षित रहें। नमस्कार,